ड्रामे की शुरुआत में सबसे पहले हमें एक बड़े से रेत का सीन दिखाया जाता है। कुछ बुरे लोग घोड़ों पर सवार होकर दो छोटी लड़कियों का पीछा कर रहे होते हैं। दोनों लड़कियां अपनी जान बचाकर भागने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उन गुंडों का लीडर एक लंबी चाबुक फेंकता है जो एक लड़की के गले में फंस जाता है। वो लड़की हमारी हीरोइन की दोस्त होती है। हमारी हीरोइन का नाम मिंग तेंग हुई है। अपनी दोस्त को पीटते हुए देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती और उस आदमी से लड़ने की कोशिश करती, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते और रस्सी से बांधकर घोड़े के साथ जमीन पर घसीटते हुए ले जाते हैं। ये सब घटना लगभग 10 साल पहले की होती है। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। अब हमारे हीरो से मिलवाया जाता है जिसका नाम यंग ग्वान है। वो अपने असिस्टेंट के साथ उसी रेत वाले इलाके में सफ़र कर रहा होता है। असिस्टेंट हीरो को बताता है कि इस इलाके पर एक गवर्नर का कब्जा है। क्योंकि ये जगह राजधानी से बहुत दूर है, इसलिए गवर्नर यहाँ अपनी मर्जी से राज करता है। लोग उसे लगभग राजा की तरह मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर का संबंध राजधानी के चांसलर से है। इसी वजह से उसकी पावर और भी ज़्यादा है और उसके खिलाफ कोई आसानी से आवाज़ नहीं उठा सकता। तभी कुछ लोग हीरो को लेने के लिए वहां पहुंचते हैं। हीरो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो उन लोगों को संभाले क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम के लिए आगे जाना है। असिस्टेंट उन लोगों को रोकने लगता है। दूसरी तरफ हमें हीरोइन मिंग को दिखाया जाता है। अब वो बड़ी हो चुकी है और एक वुमेन एकेडमी में काफ़ी फेमस हो गई है। वो लड़कियों को बता रही होती कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। वो प्रिडिक्ट क्वेश्चन पेपर 40 गोल्ड कॉइन में बेच रही होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने पहले एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन बताए थे वो सच में एग्ज़ाम में आ गए थे। इसी वजह से एकेडमी की सभी लड़कियां उस पर भरोसा करती और उसके क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए भीड़ लगा देती है। उस समय राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। लगभग 9 साल बाद पहली बार महिलाओं को भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने का मौका दिया गया है। इसके लिए स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है। जो लड़कियां ये एग्ज़ाम पास करें उन्हें कोर्ट में ऑफिशियल बनाने का मौका मिलेगा, इसलिए सभी लड़कियां इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हमारी हीरोइन मिंग भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है और वो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वो काफ़ी इंटेलिजेंट और मेहनती लड़की है। इसी बीच जिंग नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। जिंग उसी गवर्नर की नीज़ होती है, यानी जिंग का परिवार इस इलाके की सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक है। जिंग को मिंग की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में उससे कहती है कि एक गरीब और छोटी औकात की लड़की को उसके सामने गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने का कोई हक नहीं है। इस पर मिंग भी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए तुम एग्ज़ाम देने आई हो, लेकिन मेरे पास टैलेंट है और मैं अपनी मेहनत के दम पर एग्ज़ाम दूंगी। तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जिंग इतनी गुस्से में आ जाती है कि वो मिंग का एग्ज़ाम हॉल पास निकालती और कहती है कि अगर ये पास मेरे पास है तो तुम एग्ज़ाम हॉल के अंदर जा ही नहीं सकती। वो मिंग को नीचा दिखाते हुए कहती है कि तुम इस हॉल पास को रखने के लायक भी नहीं हो। मिंग उसे बार बार अपना हॉल पास वापस देने के लिए कहती है। उसके लिए ये एग्ज़ाम उसकी पूरी ज़िंदगी का सपना है, लेकिन जिंग उसकी बात सुनने के बजाय उसे और ज़्यादा इंसल्ट करती रहती है। तभी जिंग एक छोटा सा चाकू निकालकर मिंग को धमकाने लगती है, लेकिन मिंग बिल्कुल नहीं डरती। वो कहती है कि अगर मेरे पास ये एग्ज़ाम हॉल पास ना हो तो मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। ये कहकर वो जिंग के हाथ से चाकू पकड़ लेती है और उसे उल्टा जिंग की गर्दन पर रख देती है। जिंग बचपन से बहुत अमीर और लाड प्यार में पली बड़ी है, इसलिए जैसे ही उसकी जान को थोड़ा सा खतरा महसूस होता है वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। भागते वक्त वो हॉल पास मिंग के पास ही छोड़ देती है। अपने कमरे में आकर वो हॉल पास और अपनी बांसुरी को देखती है। इन दोनों चीज़ों को देखकर उसे अपनी दर्द भरा बचपन याद आ जाता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि 10 साल पहले मिंग और कई बच्चों को एक चोरों के गैंग ने पकड़ रखा था।
गैंग का लीडर बच्चों को चोरी और लूटपाट करना सिखाता था और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाता था। जो बच्चे भागने की कोशिश करते थे उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। मिंग बचपन से ही बहादुर और सच बोलने वाली लड़की थी। वो गैंग के लीडर से कहती है कि लोगों को लूटना और उसकी जान लेना कोई बिजनेस नहीं होता। अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। उसकी बातें सुनकर गैंग का लीडर उससे और ज़्यादा पिटने लगता और कहता है कि तुम चाहे कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आखिर में तुम सिर्फ एक चोर हो। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद मिंग अपने कमरे में बैठी होती है, तब उसकी सबसे अच्छी दोस्त फूजी उसके पास आती है। उसे पता चल चुका होता है कि जिंग ने आज मिंग के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। फूजी गुस्से में कहती है कि वो जिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तब मिंग उसे शांत करते हुए बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना हॉल पास भी वापस ले आई हूँ। जब फूजी मिंग का हाथ देखती है तब उसे पता चलता है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है। वो तुरंत उसकी मलहम पट्टी करने लगती है। इसके बाद फूजी इमोशनल होकर कहती है कि मैं तो पहले एग्ज़ाम में फेल हो गई थी, लेकिन तुम फाइनल एग्ज़ाम तक पहुंच गई हो। तुम्हें हर हाल में ये एग्ज़ाम पास करना होगा। फूजी मिंग की सेफ्टी को लेकर भी बहुत परेशान होती है। वो उसे अपने घर में रहने के लिए कहती है, लेकिन मिंग मना कर देती है क्योंकि फूजी की स्टेप मदर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और वो अपनी दोस्त के लिए कोई और प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती है। तब फूजी उसे अपने होटल में रहने का ऑफर देती है। मिंग पूछती है कि क्या तुम्हारे पिताजी ने होटल की जिम्मेदारी तुम्हें दे दी है। इस पर फूजी बताती है कि उसकी स्टेप मदर जल्दी से उसकी शादी करवाना चाहती है, लेकिन उसने अपने पिता को मना लिया और जिद करके होटल के बिजनेस की जिम्मेदारी अपने नाम करवा ली है। ये सुनकर मिंग बहुत खुश हो जाती है। मिंग उससे कहती है कि जब मैं कोर्ट ऑफिशियल बन जाऊंगी और राजधानी जाऊंगी तब तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। तुम वहां अपना बिजनेस करना और एक बड़ी बिजनेस वूमेन बनना। अब क्योंकि फ्यूजी को होटल संभालने की जिम्मेदारी मिल गई है, वो अपने होटल का बिजनेस बढ़ाने के लिए एक शानदार प्लान बनाती है। शहर में सूतू सू नाम की एक बहुत मशहूर म्यूजिशियन है जिसे लोगों ने कभी ठीक से देखा नहीं है। उसकी म्यूजिक परफॉर्मेंस सुनने के लिए लोग दीवाने रहते हैं। फूजी इसी बात का फ़ायदा उठाती है और मिंग को सूतू सू के रूप में दे देती है। मिंग अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर पालकी में बैठकर होटल पहुंचती है। इस समय शहर में एक बहुत पावरफुल फैमिली इस फ्यूनरल प्रोसेस निकाल रहे होते हैं। इस फैमिली को ब्लैक टाइगर फैमिली कहा जाता है। ये गवर्नर की सबसे वफादार और ताकतवर फैमिली में से एक है और गवर्नर के लिए कई ज़रूरी काम करती है। ब्लैक टाइगर फैमिली की मालिक की मां की डेथ हो गई होती है। उनके आदमी घमंड में पूरी सड़क पर कब्जा कर लेते और हुक्म देते हैं कि उनकी फ्यूनरल के दौरान कोई भी सड़क पर नहीं निकलेगा। जो उनके सामने झुककर प्रणाम नहीं करेगा या किसी के चेहरे पर मुस्कान दिखेगी उसे सजा दी जाएगी। तभी हमारे हीरो यंग ग्वान की एंट्री होती है। वो ये सब अत्याचार अपनी आंखों से देखता और हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ फूजी के होटल में सूतू सू का ग्रैंड इंट्रोडक्शन चल रहा होता है। तभी ब्लैक टाइगर फैमिली का लीडर उस रास्ते से गुजरता है। अपनी मां की मौत की वजह से वो पहले से ही गुस्से में होता है। जब वो होटल में म्यूजिक और सेलिब्रेशन देख लेता है तो और भी ज़्यादा भड़क जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि मेरी मां की मौत हो गई है और तुम लोग यहाँ जश्न मना रहे हो, इतनी हिम्मत कैसे हुई। उसके आदमी तुरंत होटल में तोड़ फोड़ करने लगते हैं और लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। होटल में मौजूद सभी लोग डर कर भागने लगते हैं। मिंग और फूजी भी वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक टाइगर फैमिली के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मिंग शांति से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि हमें इस फ्यूनरल के बारे में पता नहीं था। हम अभी इसी वक्त सारी सेलिब्रेशन बंद कर देते और होटल के अंदर चले जाते, लेकिन ब्लैक टाइगर फैमिली का लीडर इतनी आसानी से मानने वाला नहीं होता। वो कहता है कि तुम लोग इतनी देरी से जश्न मना रहे थे,
अब उसकी सज़ा तो मिलेगी ही। ये कहकर वो मिंग के सर पर भारी हथियार से वार करने के लिए हाथ उठाता है। बिल्कुल उसी वक्त हीरो यंग वहां पहुंच जाता है। वो तेजी से आकर उस आदमी को धक्का देकर मिंग को बचा लेता। मिंग यंग को देखकर कहती है कि आप इनसे मत लड़िए, लेकिन यंग उसकी बात नहीं मानता और अकेला ही ब्लैक टाइगर फैमिली के लोगों से लड़ना शुरू कर देता। इसी बीच मिंग के हाथ में भी एक चाकू होता है। ये वही चाकू है जो उसने पहले जिंग से छीना था। जब यंग उस चाकू को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस पर रॉयल सिंबल बना हुआ होता है। इसे पता चलता है कि ये कोई आम चाकू नहीं बल्कि राजघराने या किसी बहुत पावरफुल व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। वो मिंग से पूछता है कि तुम्हें ये चाकू कहाँ से मिला, लेकिन मिंग को लगता है कि शायद हीरो को ये चाकू पसंद आ गया, इसलिए वो मजाक में कहती है कि अगर आपको इतना पसंद है तो इसे गिफ्ट समझकर रख लीजिए। ये कहकर वो चाकू उसे दे देती है और खुद फूजी के साथ होटल के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर मिंग फूजी से कहती है कि मैंने मास्क पहना हुआ था, इसलिए उस आदमी ने मेरा चेहरा नहीं देखा। तुम यहाँ से जल्दी घर चली जाओ, वरना तुम्हारी स्टेप मदर तुम्हें बहुत परेशान करेगी। फूजी भी उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती। मिंग उस पर से छुपकर देख रही होती है कि यंग ने सभी गुंडों को हरा दिया है। तभी वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं जो पहले से यंग को ढूंढने आए हुए थे। उन्हें देखकर यंग तुरंत होटल की ऊपर वाली खिड़की से अंदर कूद जाता है जहां मिंग मौजूद होती है। मिंग समझ जाती है कि कोई लोग इसे ढूंढ रहे हैं और ये उनसे बचने के लिए छुपा हुआ है। वो उसे जल्दी से वहां से चले जाने को कहती है और बोलती है कि हमें किसी मुसीबत में मत डालिए, लेकिन यंग का पूरा ध्यान उस रॉयल सिंबल वाली चाकू पर होता है। वो फिर से पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। मिंग झूठ बोल देती है कि उसे ये रास्ते में पड़ा हुआ मिला है। यंग उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि इतनी कीमती चीज़ कोई रास्ते में नहीं फेंकेगा, ज़रूर तुम्हें इसकी असली कीमत का पता था। फिर यंग उससे कहता है कि तुम एक तरफ लोगों को मारने की धमकी देती हो, दूसरी तरफ मशहूर सिंगर सूतू सू बनकर लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो। मुझे पता है कि तुम असली सूतू सू नहीं हो। मिंग हैरान होकर पूछती है कि आपको कैसे पता। तब यंग उसके चेहरे पर बंधा हुआ कपड़ा हटा देता और कहता है कि मैंने असली सूतू सू को कई बार देखा है। मिंग भागने की कोशिश करती है, लेकिन यंग उसकी गर्दन के पीछे वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब मिंग की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसी कुर्सी पर बांध दिया गया है। यंग के हाथ में उसका एग्ज़ाम हॉल पास भी होता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम अपना हॉल पास खो सकती हो। मजबूरी में मिंग सच बताती है कि ये चाकू जिंग नाम की लड़की का है जो गवर्नर की भतीजी है। वो बताती है कि इस शहर में गवर्नर ही सबसे बड़ा कानून है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता क्योंकि राजधानी में चांसलर भी उसका रिश्तेदार है। मिंग आगे बताती है कि गवर्नर और उसके लोग ब्लैक मार्केट का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाते हैं और पूरे इलाके में उनकी मनमानी चलती है। ब्लैक मार्केट की बात सुनकर यंग की दिलचस्पी और बढ़ जाती है और वो मिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे उस जगह तक ले जा सकती हो। मिंग तुरंत हाँ कह देती है और कहती है कि ज़रूर ले चलूँगी, लेकिन पहले मेरे हाथ खोल दीजिए, मैं आपके लिए उस जगह का मैप भी बना देती हूँ। मिंग समझ जाती है कि यंग उस पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या आपको सच में लगता है कि मेरी जैसी कमज़ोर लड़की आपसे बचकर भाग सकती है? क्या आप मुझसे इतना डरते हैं? यंग उसकी बातों में नहीं आता। वो कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी एक सीधी सादी लड़की नहीं लगती। तुम बहुत आसानी से झूठ बोल लेती हो और अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को मुसीबत में डाल सकती हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम जैसी लड़की गवर्नमेंट ऑफिसर बनने कर क्या करोगी। मिंग उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और पहली बार अपने सपने के पीछे की वजह बताती। वो कहती है कि मेरे जैसे लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता, कभी कभी अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए झूठ बोलना भी ज़रूरी हो जाता है। यंग फिर भी उससे पूछता है कि तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो, क्या गवर्नमेंट ऑफिसर बनना तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है। तब मिंग को अपना बचपन याद आता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब उसकी दोस्त की मौत हो गई थी तब एक लड़के ने उससे समझाया था कि अगर तुम सच में अपने प्यारे लोगों के लिए कुछ करना चाहती हो तो जिंदा रहना होगा। उस लड़के ने मिंग से कहा था कि अगर तुम कमज़ोर और बेसहारा लोगों की रक्षा करना चाहती हो और बुरे लोगों को सज़ा दिलवाना चाहती हो
तो तुम्हें पावर हासिल करनी होगी, कानून को समझना होगा और कोर्ट में एक अधिकारी बनना होगा। तभी तुम सच में इंसाफ दिलवा पाओगी। प्रेजेंट में वो यंग से कहती है कि मेरे लिए गवर्नमेंट ऑफिसर बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है। कृपया मेरा एग्ज़ाम हॉल मुझे दे दीजिए। यंग उसकी बात सुनकर एक डील करता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे ब्लैक मार्केट तक ले जाओगी तो मैं तुम्हारा एग्ज़ाम हॉल पास तुम्हें वापस दे दूंगा। दूसरी तरफ गवर्नर को दिखाया जाता है वो बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा होता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि किस किस से ब्याज, टैक्स और अलग अलग बिजनेस से कितना पैसा वसूला गया है। तब जिंग भागते हुए गवर्नर के पास पहुंचती है और मिंग की शिकायत करना शुरू कर देती। गवर्नर उससे प्यार से समझाते हैं कि अगर मैंने तुम्हारी मदद ना की होती तो तुम पहले एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाती, इसलिए तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें गवर्नमेंट ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। गवर्नर फिर जिंग को बहुत सारे पैसे दे देता है। जिंग बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें कैपिटल सिटी के चांसलर को दिखाया जाता है। उसका असिस्टेंट पूछता है कि आप अभी भी इतना मेहनत से काम क्यों कर रहे हैं। चांसलर जवाब देता है कि राजा को देश संभालना चाहिए था, लेकिन वो राजधानी छोड़कर बाहर चले गए हैं, इसलिए अब राज्य की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई है। असिस्टेंट बताता है कि राजा सिंगजाओ नाम की जगह पर गए हुए हैं और ये बात उनके लिए खतरा बन सकती है। ये सुनकर चांसलर थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर राजा उस जगह तक पहुंच गए हैं तो उन्हें वहां किसी भी तरह की जांच पड़ताल नहीं करने देना चाहिए। वो तुरंत अपनी स्पेशल टीम को हुक्म देते हैं कि राजा को जल्दी से वापस लेकर आया जाए। इधर मिंग की नींद खुलती है और वो देखती है कि यंग अभी भी उसके कमरे में बैठा हुआ है। तभी फूजी बहुत गुस्से में एक बड़ा हथियार लेकर अंदर आ जाती। वो यंग को धमकाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत मेरी दोस्त को बांधने की। मिंग तुरंत उसे रोक देती है और बताती है कि यही वो आदमी है जिसने उनकी जान बचाई थी। ये सुनकर फूजी अपना हथियार नीचे रख देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यंग को उनके सुतुसु वाले झूठ के बारे में सब पता चल गया है तो वो फिर से उसे मारने का प्लान बनाने लगती है। यंग मजाक में कहता है कि लगता है इस शहर की लड़कियों के खाने में नमक के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी मिलाया जाता है। फूजी मौका देखकर बिजनेस मोड में आ जाती है और यंग से कहती है कि आपकी वजह से होटल में इतना नुकसान हुआ है और आपने मेरी दोस्त को बांध कर भी रखा था, इसलिए आपको हमें मुआवजा देना होगा। यंग के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपना एक बहुत कीमती जेट टोकन उन्हें दे देता है। यंग बताता है कि जब तक मिंग उसे उसकी मंजिल तक नहीं ले जाती तब तक वो इसी होटल में रुकेगा। मिंग को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन फूजी उसे समझाती है कि इतना कीमती टोकन मिलने के बाद उस आदमी को होटल में रखना तो फायदे का सौदा है। अगले दिन मिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए किताबें खरीदने बाहर जाती है। रास्ते में वो देखती है कि कुछ लोग यंग को ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ और लोग भी यंग की पेंटिंग लेकर उसे तलाश कर रहे होते हैं। तब मिंग वो दोनों ग्रुप के लिए अलग अलग चिट्ठी छोड़ देती है और लिख देती है जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो इस जगह और इस समय पर मिलेगा। उसके बाद मिंग यंग को ये कहकर बाहर ले जाती है कि वो उसे ब्लैक मार्केट दिखाने वाली है। रास्ते में मौके का फ़ायदा उठाकर मिंग सोचती है क्यों ना यंग के पास रखा हुआ अपना एग्ज़ाम हॉल पास चुरा लिया जाए, लेकिन जैसे ही वो उसकी जेब की तरफ हाथ बढ़ाती यंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ दो अलग अलग ग्रुप पहुँच जाते हैं। एक ग्रुप वो है जो यंग को सुरक्षित वापस ले जाना चाहता है और दूसरा ग्रुप वो है जो उसे मारना चाहता है। यंग हैरान रह जाता है कि दोनों ग्रुप एक ही जगह पर कैसे पहुंच गए। जैसे ही दोनों ग्रुप आमने सामने आते हैं मिंग एग्ज़ाम का हॉल पास छीन लेती और मुस्कुराकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ दोनों ग्रुप में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बाद यंग उन लोगों के हथियारों को देखता है और हैरान
रह जाता है। उनके वेपन्स पर भी रॉयल सिंबल बना हुआ होता है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि आखिर कौन इतनी हिम्मत कर रहा है जो रॉयल सिंबल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जिंग सीधा फूजी के होटल पहुंच जाते हैं। होटल में एक लड़की काम करती है जो पहले मिंग और फूजी के एकेडमी में पढ़ती थी। जिंग की बुरी हरकतों से परेशान होकर उसने एकेडमी छोड़ दिया था और अब होटल में काम कर रही है। जिंग उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, वो उस लड़की के हाथों पर उबलता हुआ गर्म पानी डाल देती है। बेचारी लड़की दर्द से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर फूजी तुरंत वहां पहुंचती है और जिंग से लड़ने लगती है, लेकिन जिंग अपने आदमियों को होटल में तोड़ फोड़ करने का ऑर्डर दे देती है। फूजी अपनी पूरी हिम्मत से कई लोगों का सामना करती है और कुछ लोगों को पीट भी देती है, लेकिन लड़ाई के दौरान फूजी जिंग को मारती है और जिंग के माथे पर चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। जिंग अपने माथे पर खून देखकर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फूजी के सर पर जोर से वार कर देती है। फिर वो चिल्लाकर पूछती है कि सीतू सू कहाँ है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तभी मिंग फिर से सीतू सू का रूप धारण करके चेहरे पर कपड़ा बांधकर वहां आ जाती है। सबकी नज़रों से बचकर जिंग के चारों तरफ एक पाउडर जमीन पर बिखेर देती है। उसके बाद मिंग जिंग के सामने आकर अपना चेहरा से कपड़ा हटा देती है। जिंग उसे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, तो तुम ही वो फेमस और खूबसूरत सीतू सू बनी फिर रही थी। मिंग बिल्कुल शांत होकर जिंग से कहती है कि तुमने होटल को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करो। ये कहकर वो आग लगा देती है। असल में जो पाउडर उसने पहले ज़मीन पर छिड़का था वो जलने वाला केमिकल था। कुछ ही पलों में पूरी जगह आग की लपटों से घिर जाती है। अब उस सर्कल के अंदर मिंग, जिंग और उसके दो साथी फंस जाते हैं। जिंग के दोनों साथी तुरंत अपनी वफादारी भूल जाते हैं और पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। मिंग जिंग से कहती है कि अब बताओ, होटल का नुकसान भरोगी या नहीं। अपनी जान बचाने के लिए जिंग मजबूरन पैसे दे देती है। मिंग उसे अपनी सारी ज्वेलरी उतारने के लिए भी कहती है और जिंग को वो भी देना पड़ता है। उसके बाद मिंग तीनों को बाहर निकाल देती है। बाहर पूरा शहर ये तमाशा देख रहा होता है। जिंग इतनी बेइज्जती के बाद शर्म से वहां से भाग जाती है। होटल में फूजी के सर पर चोट लगी होती है। मिंग उसकी पट्टी करती है। फूजी उससे समझाती है कि वो अपनी जान को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क लेती है। वो कहती है कि तुम्हें एग्ज़ाम देना और गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। मुझे डर लगता है कि कहीं इन लोगों की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। उसके बाद मिंग एक मिठाई निकालती और बताती है कि ये उसकी बचपन की दोस्त सिंह को बहुत पसंद थी। सिंह की डेथ एनिवर्सरी भी आने वाली है। मिंग आज तक अपनी दोस्त को भूल नहीं पाई है। रात को मिंग को एक बुरा सपना आता है। सपने में उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसके साथ रहने वाली एक लड़की को कुछ लोग ज़बरदस्ती ले गए थे और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। मिंग इन पुरानी यादों से बहुत परेशान हो जाती है। तभी यंग अपने आदमियों के साथ उसके कमरे में आ जाता है और फिर अपने आदमियों को बाहर भेज देता है। उसके बाद वो मिंग से कहता है कि तुम गवर्नमेंट ऑफिसर बन भी गई तो भी तुम एक अच्छी ऑफिसर नहीं बन पाओगी, क्योंकि तुम बहुत चालाक और झूठ बोलने वाली लड़की हो। मिंग भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि आप भी कोई महान इंसान नहीं हैं। आप इतने बड़े आदमी होते हुए भी मुझ जैसी लड़की से बदला लेने के लिए इतने दूर चले आए हैं। तभी यंग अचानक चाकू निकालकर ऐसा नाटक करता है जैसे वो मिंग पर हमला कर रहा हो। बाहर मौजूद उसके गार्ड आवाज़ सुनकर कमरे में घुस आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि खिड़की टूटी हुई है और यंग वहां नहीं दिख रहा है तो उन्हें लगता है कि वो भाग गया है। मिंग तुरंत एक्टिंग करते हुए चिल्लाती है कि वो बहुत बड़ा डरपोक है और खिड़की तोड़कर भाग गया। गार्ड तुरंत उसकी तलाश में बाहर निकल जाते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तो यंग बाहर आकर मिंग की एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि
तुमसे अच्छी एक्ट्रेस मैंने नहीं देखी। उसके बाद वो आराम से बैठकर चाय मांगता है। मिंग को अब ये समझ आ चुका होता है कि यंग कोई आम आदमी नहीं है। उसकी पहचान और ताकत दोनों ही बहुत खास है। फिर दोनों एक साथ चाय पीते हुए शहर की हालत पर चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ हमें पैलेस का एक दिलचस्प सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक लड़का को राजा की तरह कपड़े पहनाकर बैठाया गया है। राजा का असिस्टेंट उसकी देखभाल कर रहा होता और कहता है कि महाराज रोज सिर्फ एक बार सादा भोजन खा रहे हैं, जिससे उनकी सेहत खराब हो सकती है। तभी चांसलर वहां आ जाता है। उसे रोकने की बहुत कोशिश की जाती है, क्योंकि राजा ने किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी होती। लेकिन चांसलर किसी की बात नहीं मानता और सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो उस लड़के से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन का समय है राजा को ढूंढने का। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो राजा का रूप धारण करने के जुर्म में उसे बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। डर के मारे वो लड़का तुरंत वहां से रवाना होने के लिए तैयार हो जाता है। इधर यंग अपने असिस्टेंट के साथ गवर्नर के इलाके की सच्चाई देखकर बहुत गुस्से में होता है। उसका असिस्टेंट बताता है कि गवर्नर और चांसलर मिलकर देश का कितना नुकसान कर रहे हैं। यहाँ की सेना के घोड़े तक कमज़ोर और भूखे हैं। उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा। यंग को ये देखकर बहुत दुख और गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर सेना की ये हालत है तो देश सुरक्षित कैसे रह सकता है। वो कसम खाता है कि इस मिट्टी में छुपे हुए सारे राज और करप्शन को वो दुनिया के सामने लाकर रहेगा। उधर फूजी के होटल फिर से अच्छे से चलने लगता है। दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर होटल में आ जाते हैं और झूठा आरोप लगाते हैं कि होटल साफ सुथरा नहीं है और यहाँ घटिया खाना दिया जाता है। वो सभी कस्टमर को बाहर निकालने का ऑर्डर देते हैं। फूजी उनसे पूछती है कि होटल तो अभी अभी शुरू हुआ है, बिना किसी जांच के आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। तब ऑफिसर बताते हैं कि मिंग ने फेमस म्यूजिशियन सितू सू बनकर लोगों को धोखा दिया है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी हो चुका है। इसके बाद वो लोग मिंग को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसी समय यंग अपना भेष बदलकर गवर्नर के महल पहुंचता है। वो देखता है कि गवर्नर आराम से बैठकर नाच गाने और कला प्रदर्शन का आनंद ले रहा है। यंग गवर्नर से बिजनेस करने वाले एक अमीर व्यापारी का भेष बनाकर उससे मिलता है। गवर्नर उससे पूछता है कि वो कौन है और किस काम से आया है। यंग अपने आदमियों से सोने से भरा हुआ एक बड़ा संदूक गवर्नर के सामने रखवाता है। इतना सोना देखकर गवर्नर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि असली बिजनेस इसी तरह किया जाता है। तभी जिंग गुस्से में वहां आ जाती है और अपने अंकल से शिकायत करती है कि मिंग नाम की अनाथ लड़की को अब तक सजा क्यों नहीं दी गई। गवर्नर उसे आराम से कहता है कि उसने पहले ही मिंग को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया है। इसी दौरान गवर्नर यंग के दिए हुए एक बहुत ही रेयर और कीमती टोकन जिंग को गिफ्ट के रूप में दे देता है। गवर्नर यंग से कहता है कि अगर वो इस इलाके में बिजनेस करना चाहता है तो हर महीने उसके मुनाफे का 30% गवर्नर को देना होगा। यंग बाहर से हाँ कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर गवर्नर की भ्रष्टाचार की हद देखकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जब यंग महल से बाहर निकल रहा होता है तब वो देखता है कि मिंग को गिरफ्तार करके गवर्नर के महल में लाया जा रहा है। दूसरी तरफ फूजी अपनी दोस्त मिंग को बचाने के लिए अपने घर की सारी ज्वेलरी और कीमती सामान गिरवी रखकर पैसे जमा करना चाहती है, लेकिन उसके स्टेप मदर उसे रोक देती और कमरे में बंद कर देती है। उधर मिंग जेल में होती है। वो जेल के गार्ड्स के साथ गेम्स खेलकर उन्हें बार बार हरा देती है। जिंग सोचकर जेल में आती है कि मिंग को रोते और तड़पते हुए देखेगी, लेकिन मिंग को हंसते खेलते देखकर उसका खून खोल उठता है। गुस्से में जिंग मिंग को बांध देती है और उसकी पिटाई करती है।
फिर वो उससे और भी बुरी खबर देती है। वो कहती है कि फूजी की शादी होने वाली है और शादी के बाद वो कभी घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसके बाद जिंग मिंग को सबसे बड़ा झटका देती है। वो मिंग का एग्जामिनेशन हॉल पास फाड़ देती है। फिर मिंग वो फाड़ा हुआ पेज जला देती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब मिंग बचपन में चोरों के लीडर के पास थी, तब उनका लीडर बच्चों को बहुत ही बेरहमी से ट्रेन करता था। वो पैसे आग में फेंककर उन्हें निकालने पर मजबूर करता था और कहता था कि एक चोर को हर सिचुएशन में अपना काम करना आना चाहिए। मिंग और उसकी दोस्त को भी बहुत बुरी तरह पीटा और टॉर्चर किया गया था। इसी वजह से मिंग ने बचपन से ही दर्द, अन्याय और मजबूरी को बहुत करीब से देखा है। प्रेजेंट में मिंग जेल में गार्ड्स के साथ गेम्स खेलते वक्त उसने बहुत चालाकी से जेल की चाबी चुरा ली होती है। किसी को उस पर शक भी नहीं होता। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो चुपके से चाबी निकालती, अपनी जेल की कोठरी का ताला खोलती है और वहां से भाग निकलती है। कुछ ही देर में पूरी जेल और शहर में खबर फैल जाती है कि एक कैदी जेल से फरार हो गया है। मिंग के भागने की खबर मिलते ही शहर के सारे गेट्स बंद करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। तभी बाहर से किसी व्यक्ति की तरफ से सोने की एक बड़ी गोल्ड बार गेट के पास फेंकी जाती है और गार्ड से कहा जाता है कि जो लोग शहर के अंदर आ रहे हैं उन्हें आने दिया जाए। याद होगा कि पैलेस में चांसलर ने एक लड़के को 5 दिन के अंदर असली राजा को वापस लाने का काम दिया था। वही लड़का अब इस शहर में पहुंच चुका होता है। एक लड़की मार्केट में खड़ी सोच रही होती है कि कौन सा हेयर पिन खरीदना चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि ये वाला हेयर पिन उस पर बहुत अच्छा लगेगा। लड़की तुरंत अलर्ट हो जाती है और अपनी तलवार निकालकर सामने खड़े आदमी की गर्दन पर रख देती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सेंजी जू होता है, जो राजा को खोजने आया था। जीशु उसकी चॉइस की तारीफ करता है। लड़की उससे पूछती है कि वो कौन है और इस शहर में किस काम से आए हैं। जीशु मजाक मजाक में बताता है कि वो एक आदमी को ढूंढने आया है जो थोड़ा सा छोटा है, शायद ज़्यादा हैंडसम भी नहीं है और जिसमें कोई खास चार्म नहीं है। असल में वो राजा के बारे में ही बोल रहा होता है। तभी यंग का असिस्टेंट वहां आ जाता, जीसू को बुलाता है। जीसू खुश होकर उसके पास जाता और पूछता है कि राजा कहाँ है। असिस्टेंट बताता है कि महाराज को पहले से पता था कि जीसू आज यहाँ पहुँच जाएगा, इसलिए उसे गेट पर वेट करने के लिए भेजा गया था। दूसरी तरफ यंग अपने घोड़े पर बैठकर रेगिस्तान के रास्ते ब्लैक मार्केट की तरफ जा रहा होता है। वहाँ उसका सामना मिंग से होता है। मिंग पहले जेल से भाग चुकी है और उसे पहले से पता था कि यंग इसी रास्ते से आएगा, इसलिए वो उसका इंतज़ार कर रही होती है। यंग उसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि जेल से भागने के बाद भी उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने आने की। मिंग उसे समझाती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। वो बताती है कि ब्लैक मार्केट के बारे में उसे बहुत सी जानकारी है और अगर वो उसके साथ जाएगी तो असली क्रिमिनल को पकड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन यंग उसे मना कर देता। वो कहता है कि उसे ब्लैक मार्केट के बारे में पहले से ही काफ़ी जानकारी मिल चुकी है और उसे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। मिंग हार नहीं मानती। वो कहती है कि ब्लैक मार्केट में घुसने के लिए स्पेशल पास की ज़रूरत होती है और उसके पास कुछ कनेक्शन भी है जो काम आ सकते हैं। इतना कहकर वो एक पास निकाल कर दिखाती है। आखिर में दोनों ब्लैक मार्केट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर दोनों ब्लैक मार्केट को देखकर हैरान रह जाते। ये कोई नॉर्मल मार्केट नहीं होती, बल्कि पूरे देश के खिलाफ चलने वाला एक इलीगल नेटवर्क होता है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह होती है कि वहाँ इंसानों की ट्रैफिकिंग भी हो रही होती है। कई लोगों को पकड़कर पिंजरों में बंद कर दिया गया होता है और उन्हें बेचा जा रहा होता है। ये सब देखकर यंग को बहुत गुस्सा और दुख होता है। मिंग उसे एक आदमी के पास ले जाती है
जिसे ब्लैक मार्केट के बारे में सब कुछ पता होता है। यंग उसके पास जाकर वेपन्स खरीदने की बात करता है तो वो आदमी पहले मना कर देता और कहता है कि उसे ऐसी कैसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। तब यंग सोने का बिस्किट रख देता है। इतना पैसा देखकर उसका मन बदल जाता और वो कहता है कि वो उन्हें सही जगह ले जाएगा। वो दोनों को एक सीक्रेट रास्ते से ले जाता है। रास्ते में एक बड़े से कुएं जैसी जगह होती है। जैसे ही मिंग और यंग उसके अंदर झांकते वो आदमी धोखा देकर दोनों को उस कुएं में धक्का दे देता है। वो बताता है कि मिंग का वांटेड पोस्टर पहले ही ब्लैक मार्केट में पहुंच चुका है। ब्लैक मार्केट के हर दुकानदार को ऑर्डर दिया गया है था कि अगर मिंग नज़र आए तो उसे इस गड्ढे में गिरा दिया जाए। दोनों नीचे गिर जाते हैं लेकिन मिंग सीधा यंग के ऊपर गिरती है और उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती। नीचे गिरने के बाद भी मिंग सबसे पहले यंग की फिक्र करती है और पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। यंग मजाक में कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी बोरी उसके ऊपर गिर गई हो। मिंग एक लालटेन स्टिक जलाकर आसपास देखना शुरू कर। जब मिंग आगे बढ़ के देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ हर तरफ इंसानों के कंकाल पड़े होते हैं। लगता है कि जो लोग पहले यहाँ गिरे गए थे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए और भूख प्यास या किसी और वजह से मर गए। लेकिन असली खतरा तब सामने आता है जब उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा सांपों का झुंड मौजूद है। यंग और मिंग मिलकर जितने सांपों को मार सकते हैं मारने की कोशिश करते हैं लेकिन सांपों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें रोकना नामुमकिन सा लगने लगता है। तभी मिंग बताती है कि उसके पास थोड़ा सा जलने वाला केमिकल है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यंग अपनी तलवार पर उस पाउडर को लगाकर आग लगा देता है और जलती हुई तलवार से सांपों को मारना शुरू कर देता है। सारे सांप जलकर मर जाते हैं। कुछ ही देर में पूरी गुफा आग और धुएं से भर जाती है। मिंग को जोर जोर से खांसी आने लगती है। इसी बीच यंग को अंधेरे में एक छोटी सी जगह से रोशनी और हवा आती हुई महसूस होती है। वो समझ जाता है कि वही बाहर निकलने का रास्ता है। दोनों मिलकर उस जगह पर रखे बड़े बड़े पत्थरों को हटा देते और जल्दी से गुफा से बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर गैंग का लीडर अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा होता है कि जो भी उस सांपों वाली गुफा में गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि यंग और मिंग उसकी सारी बातें छुप कर सुन रहे होते हैं। यंग मिंग से कहता है कि अगर वो हर आदमी से लड़ते हुए लीडर तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए सीधा लीडर को ही पकड़ना सबसे सही रहेगा। मिंग भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। वहाँ जगह जगह मसाले जल रही होती है। मिंग उसमें एक स्पेशल पाउडर मिला देती है और ऊपर से पानी डाल देती है। कुछ ही पल में पूरा एरिया घेरे धुएं से भर जाता है। ब्लैक टाइगर के आदमी घबरा कर देखने लगते कि कहीं आग तो नहीं लग गई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर यंग और मिंग धुएं के अंदर से छुपके से लीडर तक पहुंच जाते हैं और यंग अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। लीडर का आदमी गुस्से में चिल्लाने लगता है लेकिन यंग उन्हें धमकी देता है कि अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उनके लीडर की जान चली जाएगी। मजबूरन सब चुप हो जाते हैं। उसके बाद यंग और मिंग लीडर को पकड़कर उसके सीक्रेट रूम में ले जाते हैं और वहाँ रखे सारे डॉक्यूमेंट और हिसाब किताब देखना शुरू कर देते हैं। डॉक्यूमेंट देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। ब्लैक टाइगर गैंग ने इतना पैसा कमा रखा था कि उसकी कमाई देश की आधी टैक्स इनकम से भी ज़्यादा थी। फिर उन्हें डॉक्यूमेंट में 3 लोगों का प्रोफाइल शेयर के बारे में पता चलता। एक हिस्सा ब्लैक टाइगर लीडर का था, दूसरा गवर्नर का और तीसरा पार्टनर का नाम छुपाया गया था। वहाँ सिर्फ फॉर मिलिट्री लिखा हुआ होता है। यंग लीडर से पूछता है कि तीसरा आदमी कौन है और उसका नाम लिखने से भी इतना डर क्यों लग रहा है। पहले तो लीडर कुछ बताने से मना कर देता है। तब यंग उसे जोर
का थप्पड़ मारता है और सच बोलने को कहता है। आखिरकार डॉक्यूमेंट देखकर पता चलता है कि तीसरा पार्टनर कोई और नहीं बल्कि उस शहर का मिलिट्री कमांडर, जिसका काम देश की रक्षा करना था। लेकिन लालच में आकर उसने ब्लैक टाइगर गैंग के साथ मिलकर हथियारों की स्मगलिंग शुरू कर दी और उससे बहुत पैसा कमाया। उसके बाद यंग ब्लैक टाइगर लीडर से पूछता है कि क्या ब्लैक टाइगर गैंग ही इस पूरे नेटवर्क का असली लीडर है। तब लीडर एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि ब्लैक टाइगर कोई मेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनका काम सिर्फ दो पार्टीज के बीच मिडल मैन का होता है। इसी बीच शहर का गवर्नर अपने सैनिकों के साथ ब्लैक टाइगर गैंग के अड्डे पर पहुंच जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कंफर्म करता है कि ब्लैक टाइगर गैंग के सारे लोग एक ही जगह मौजूद है या नहीं। जब उसे पता चलता है कि सब लोग वहीं हैं तो वो तुरंत उन सबको मार देने का ऑर्डर दे देता है। अंदर बैठे ब्लैक टाइगर लीडर को जब ये बात पता चलती है तो वो भी शॉक हो जाता है। वो यंग से कहता है कि गवर्नर ही असली गद्दार है। हाँ, उसके ऊपर भी कोई बड़ा आदमी जरूर है, लेकिन उसका नाम उसे नहीं पता। वो यंग से रिक्वेस्ट करता है कि उसे आज़ाद कर दिया जाए ताकि वो गवर्नर से बदला ले सके। यंग उसकी बात मान लेता है और उसके हाथ खोल देता है। लीडर गुस्से में बिजली की रफ्तार से गवर्नर की तरफ भागता है। इसी दौरान मिंग को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि गवर्नर इतने सही समय पर यहाँ कैसे पहुँच गया। तब हम देखते हैं जीसू ने गवर्नर को समझाया था कि अगर वो ब्लैक टाइगर गैंग को ख़त्म कर देगा और पूरा ब्लेम उन पर डाल देगा तो उसका नाम साफ हो जाएगा और राज्य में कोई सियासी हंगामा भी नहीं होगा। गवर्नर इस झांसे में आ गया और तुरंत ब्लैक टाइगर गैंग को ख़त्म करने निकल पड़ा। जब ब्लैक टाइगर लीडर बाहर पहुंचता है तब तक उसके सारे आदमी मरे जा चुके होते हैं। वो गवर्नर को देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसने उसे हमेशा अपने बड़े भाई की तरह समझा था, लेकिन उसने पैसों के लिए उसके सारे लोगों को मरवा दिया। गवर्नर उसकी बात सुनकर भी जरा सा पछतावा नहीं दिखाता। वो कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो ब्लैक टाइगर लीडर का मरना जरूरी है। इतना कहकर वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है और ब्लैक टाइगर लीडर को वहीं मार दिया जाता है। गवर्नर को लगता है कि अब उसकी सारी परेशानी खत्म हो चुकी है और कोई सबूत भी नहीं बचा है। इस वक्त जीसू वहां पहुंच जाता है। गवर्नर उसे खुश होकर बताता है कि उसके कहने के मुताबिक उसने पूरा मामला साफ कर दिया है, लेकिन जीसू उसकी बात को इग्नोर करके सीधा यंग के पास चला जाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तब यंग तुरंत अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि गवर्नर को अरेस्ट कर लिया। जब गवर्नर को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा होता है तभी अचानक एक रहस्यमयी लड़की पहाड़ की तरफ से हवा की तरह आती है और गवर्नर पर हमला कर देती है। हमला इतना तेज होता है कि गवर्नर की वही मौत हो जाती है। यंग तुरंत अलर्ट हो जाता है और मिंग को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। इसके बाद यंग उस वेपन को ध्यान से चेक करता है जिससे गवर्नर को मारा गया था। वेपन को देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी क्वालिटी बिल्कुल मिलिट्री वेपन जैसी होती है। हालांकि उसका शेप अलग था, जिससे ये समझ आता है कि असली मिलिट्री वेपन को पिघलाकर उनका डिज़ाइन बदल गया है और फिर उन्हें इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नर के मरने के बाद उसके सारे आदमी और असिस्टेंट को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। मिशन सफल हो चुका था और यंग वहां से वापस जाने लगता है। मिंग पीछे खड़ी होती है। तब यंग उससे कहता है कि अब ये बात पूरी तरह प्रूफ हो चुकी है कि वो क्रिमिनल नहीं है, इसलिए उसका नाम ऑफिशियली क्लियर करवाना और उसे एग्ज़ाम देने के लिए हॉल टिकट दिलवाना अब उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ गवर्नर के घर पर रेड चल रहा होता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज की जा रही होती है। गवर्नर की बहन जो जिंग की माँ है समझ जाती है कि अब उनका परिवार भी खतरे में है। वो जिंग से कहती है कि जल्दी से पुराने और सादे कपड़े पहन ले और यहाँ से भाग निकले, लेकिन जिंग अपनी आदत के मुताबिक ड्रामा करने लगती है और कहती है कि वो पुराने कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेगी, चाहे उसे नए कपड़े में मरना ही क्यों ना पड़े। उसकी माँ गुस्से में उसे मारती है, ज़बरदस्ती उसके कपड़े बदलवाती है और उसे
गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भगा ले जाती है। इधर यंग रेगिस्तान में जीसू और अपने असिस्टेंट के साथ होता है। जीसू उसे याद दिलाता है कि सिर्फ 3 दिन बाद उसका मेडिटेशन पीरियड खत्म होने वाला है और चांसलर उसका इंतजार कर रहा है। जीसू मजाक मजाक में कहता है कि राजा को जल्दी महल लौट जाना चाहिए। इस पर यंग थोड़ा गुस्सा में पूछता है कि क्या उसे चांसलर के कहने पर चलना पड़ेगा। जीसू तुरंत अपनी बात संभालते हुए कहता है कि वो हमेशा उसकी साइड पर है और जो भी वो कहेगा वही करेगा। फिर यंग एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। वो कहता है कि मिंग पर नज़र रखी जाए। ये सुनकर जीसू मजाक में पूछता है कि कहीं यंग को मिंग पसंद तो नहीं आ गई। यंग कहता है कि बात प्यार की नहीं है। उसका मानना है कि मिंग बहुत इंटेलिजेंट, तेज और समझदार लड़की है। अगर ऐसी लड़की कोर्ट में काम करे तो देश के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी वजह से वो उस पर नज़र रखने के लिए कह रहा है। उसके बाद यंग उसे पुरानी जगह को दिखाकर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या उसे ये जगह याद है। असिस्टेंट बताता है कि 10 साल पहले यंग यहाँ रेगिस्तान में आया था और रेत के तूफानों को रोकने के लिए बड़े बड़े बैरियर बनवाए थे। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब यंग वहाँ रेगिस्तान में आया था उस समय एक छोटी सी लड़की ने उसके जेट टोकन चुरा लिया था। जब उसने जेट टोकन चुराया था और अपने ठिकाने पर वापस गई थी तब यंग उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। इसी वजह से एक बहुत बड़े चाइल्ड ट्रैफिक गैंग का पता चला था। प्रेजेंट में ब्लैक मार्केट वाले मिशन के बाद मिंग अपने रूम में आराम कर रही होती है। तभी उसके कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं भर गया है। वो घबराकर सोचती है कि कहीं आग तो नहीं लग गई और फायर चिल्लाते हुए बाहर भागकर आती है। बाहर आकर वो देखती है कि उसकी दोस्त फूजी वहीं खड़ी है। फूजी उससे बताती है कि घर में आग नहीं लगी है बल्कि उसने जानबूझकर मेडिकल स्मोक किया है। उसका मानना होता है कि इस घर की बुरी नज़र और नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और मिंग अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेगी। मिंग मजाक में कहती है कि इतना धुआं देखकर तो उसे लगता है कि शायद वो एग्ज़ाम पास होने से पहले ही बेहोश हो जाएगी। कुछ देर बाद मिंग बाहर किसी का इंतज़ार कर रही होती है। तभी यंग वहां आ जाता है। उसके हाथ में मिंग का एग्ज़ाम हॉल पास होता है। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था और मिंग का नाम ऑफिशियली क्लियर करवा दिया था। लेकिन यंग मजाक में कहता है कि हॉल टिकट लेने से पहले कम से कम उसे एक ट्रीट तो मिलनी चाहिए। मिंग भी खुश होकर उसकी बात मान लेती है और उसे खाना खिलाने के लिए होटल ले जाती है। खाना खाते वक्त मिंग उससे पूछती है कि क्या वो पहली बार इस शहर में आया है। यंग बताता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है लेकिन उस समय वो बहुत बिजी था और ज़्यादा कुछ देख नहीं पाया था। इस बार वो इस जगह को आराम से देखना चाहता है। फिर यंग मिंग से पूछता है कि क्या वो उसे पूरा शहर घुमाएगी, लेकिन मिंग सीधा मना कर देती है और कहती है कि उसका एग्ज़ाम आने वाला है इसलिए उसे पढ़ाई करनी है। तब यंग मजाक में कहता है कि अभी तक हॉल टिकट तो उसके हाथ में है, लेकिन मिंग मुस्कुराते हुए अपना हॉल पास उसके सामने दिखा देती है। पता चलता है कि वो हमेशा की तरह चुपके से यंग के पास से हॉल टिकट पहले ही चुरा चुकी थी। उसके बाद दोनों साथ में खूबसूरत रेत का नज़ारा देखते हुए खड़े होते हैं। इसी दौरान यंग मिंग से उसके बचपन के बारे में पूछता है। पहली बार मिंग अपने दिल की बात किसी के सामने खोलकर बताती है। वो बताती है कि बचपन में उसका अपहरण कर लिया गया था। जिन लोगों ने उसे पाला था उन्होंने उसे चोरी करना सिखाया था। उसके लिए ज़िंदगी बहुत कठिन थी। उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो चोरी करके ज़िंदा रहना या फिर मर जाना। मिंग कहती है कि उसने पूरी ज़िंदगी इन दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाते हुए गुजारी है। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद ही वो आज यहाँ तक पहुँच पाई है। ये सुनकर यंग को मिंग के प्रति और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट और सिंपैथी महसूस होती है। मिंग उससे कहती है कि ये जगह
बाहर से बहुत सुंदर और शांत लगती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। वो हमेशा सोचती है कि अगर उसे कभी पावर या कोई बड़ा पद मिल गया तो वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहेगी। यंग उसकी बात सुनकर कहता है कि वो एक बड़े और ताकतवर परिवार से आता है और जो एग्जामिनर यहाँ आने वाला है वो उसका जान पहचान वाला है। अगर मिंग चाहे तो वो उसकी रिकमेंडेशन कर सकता है ताकि उसे आसानी से कोई अच्छा पद मिल जाए, लेकिन मिंग साफ मना कर देती। वो कहती है कि अगर उसे ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर करना है। वो किसी की सिफारिश या मदद लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती। अगर वो अपने दम पर सफल नहीं हो सकती तो उस पद की उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। मिंग की ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट देखकर यंग भी उसकी तारीफ करता है। इसके बाद मिंग यंग का दिया हुआ जेट टोकन उसे वापस कर देती। वो कहती है कि हम दोनों पहले ही एक दूसरे की बहुत मदद कर चुके हैं और अगर ये टोकन उसके पास रहा तो उसे हमेशा एहसान का एहसास होगा। यंग उसकी बात समझ जाता है और दोनों अलग अलग रास्तों पर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। जीसू फूजी के होटल में खाना खा रहा होता है। जीसू को देखकर होटल की सारी लड़कियां उसकी खूबसूरती और उसके बिहेवियर की तारीफ करने लगती है। तभी एक लड़का फूजी के पास माफ़ी मांगने आता है। ये वही लड़का होता है जिसने पहले जिंग के साथ मिलकर फूजी को परेशान किया था। वो कहता है कि अगर फूजी ने उसे माफ़ नहीं किया तो उसके परिवार का बिजनेस बहुत नुकसान में चला जाएगा, इसलिए उसके पिता ने उसे माफ़ी मांगने भेजा है। फूजी उसकी बात सुनने के बजाय उसे अच्छी तरह डांट कर होटल से बाहर जाने को कहती है। तब वो लड़का भड़क जाता है और उसे और मिंग को भला बुरा कहने लगता है। तब फूजी गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है, मार कर उसे वहाँ से भगा देती है। होटल में मौजूद सब लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। जीसू मजाक मजाक में कह देता है कि इतना गुस्सा करने वाली लड़की से शादी करने की हिम्मत कौन सा लड़का करेगा। ये सुनकर फूजी गुस्सा हो जाती है और होटल की ओनर होने के नाते उसे तुरंत होटल से बाहर निकाल देती है। फिर जीसू अपने पिता से मिलता है। उसके पापा भी यहाँ आ चुके होते हैं जो इस शहर में होने वाली एग्जामिनेशन के हेड एग्जामर है। उनके पिता बहुत समय बाद उसे देखकर खुश होते हैं और मजाक में कहते हैं कि जरा पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही जीसू मुड़ता है उसके पिता उसे जोर से लात मार देते हैं। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि उसने इतनी हिम्मत कैसे कर ली कि राजा की जगह खुद को राजा बनाकर लोगों को बुर्बक बना रहा था। अगर ये बात बाहर फैल जाती तो उनके पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। जीसू अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने जो भी किया राजा की सुरक्षा के लिए किया था। अगर आज राजा सुरक्षित है तो उसमें उसका भी बहुत बड़ा योगदान। कुछ देर बाद यंग जीसू के पिता से मिलने जाता है। यंग तुरंत जीसू की तरफ से बात संभाल लेता है और कहता है कि उसने ही जीसू को अपनी जगह रहने के लिए मजबूर किया था, इसलिए अगर किसी की गलती है तो वो उसकी है, जीसू की नहीं है। इसके बाद यंग और जीसू के पिता अकेले में राजनीति पर बात करते हैं। फिर हम वाइस चांसलर को देखते हैं। वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। तब वहाँ जेली नाम की एक लड़की आती है। जेली बताती है कि वो और उसकी सहेलियां वाइस चांसलर के विचारों से बहुत प्रभावित है। फिर वाइस चांसलर कहते हैं कि चांसलर तो हमेशा इस बात के खिलाफ रहे हैं कि महिलाओं को सरकारी पद मिलना चाहिए, लेकिन राजा ने महिलाओं को भी मौका देने का फैसला लिया है। इसी वजह से बहुत सी लड़कियां अब बड़े सपने देख रही है और सरकार में ऊंचा पद तक पहुंचना चाहती है। इसी बीच मिंग भी एग्जामिनेशन देने के लिए पहुंच जाती है। फूजी उसके साथ आई होती है और उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि किसी बात की टेंशन मत लेना और अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना। मिंग उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहकर एग्ज़ाम हॉल के अंदर चली जाती है।
फिर मिंग अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेती है। दूसरी तरफ राजा यंग रास्ते में वाइस चांसलर से मिलते हैं और उसे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट फेंक कर देते हैं और बिना कुछ ज़्यादा कहे वहाँ से चले जाते हैं। वाइस चांसलर उन डॉक्यूमेंट को देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है। आज वही दिन होता है जब राजा को अपनी 10 दिन की तपस्या और प्रार्थना पूरी करके पूजा हॉल से बाहर आना होता है। सारे मिनिस्टर चांसलर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। राजा के देर से न आने पर चांसलर परेशान होने लगता और सोचता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाला होता है दरवाज़ा खुद खुल जाता है और यंग बाहर आ जाता है। राजा को देखकर सारे मिनिस्टर तुरंत उसके सामने झुक जाते हैं। यंग सीधा चांसलर की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो ये जानने के लिए इतना बेचैन थे कि उसने 10 दिन की तपस्या में क्या सोचा है। चांसलर तुरंत जवाब देता, उसने 3 पीढ़ियों के राजाओं की सेवा की है और उसकी पूरी वफादारी सिर्फ राज्य और राजा के प्रति है। तब यंग के पास एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लाया जाता है। उसे देखकर वो कहता है कि राज्य में काफ़ी अन्याय और गंभीर समस्या चल रही है जिन पर दरबार में चर्चा करनी जरूरी है। वो सभी मिनिस्टर को राज दरबार में पहुंचने का आदेश देता और सिर्फ वाइस चांसलर को अपने साथ आने के लिए कहता है। सभी मिनिस्टर दरबार में जाकर राजा का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन राजा और वाइस चांसलर की बातचीत इतनी लंबी चलती है कि सुबह से रात हो जाती है। कई मिनिस्टर खड़े खड़े थक जाते और कुछ तो झपकी लेना भी शुरू कर देते हैं। चांसलर की उम्र ज़्यादा होने की वजह से राजा के आदेश पर उसके लिए एक कुर्सी भी लगाई जाती है। वो उस पर बैठकर इंतज़ार करते करते सो जाते हैं। रात के समय वाइस चांसलर वापस दरबार में आता है। थोड़ी देर बाद यंग भी दरबार में प्रवेश करता है। सभी मिनिस्टर तुरंत सतर्क होकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद यंग अपने सिंहासन पर बैठकर कहता है कि उसके पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पहुंची है। वो एक वुडन बोर्ड मंगवाता है और कहता है सेंगजू में गवर्नर के घर के एंट्रेंस पर लगी हुई थी। इस पर लिखे हुए शब्द चांसलर की हैंडराइटिंग से मिलते जुलते होते हैं। उस गवर्नर ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे और हर जगह यही कहता रहता था कि उसके पीछे चांसलर का सपोर्ट है। जब राजा इस बारे में चांसलर से सवाल करता है तो चांसलर तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने उस गवर्नर के असली चेहरे के बारे में कुछ नहीं पता था। वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि गवर्नर इतना भ्रष्टाचार और जालिम निकलेगा। दरबार में मौजूद चांसलर के सपोर्टर भी तुरंत उसके बचाव में बोलने लगते हैं। तभी वार मिनिस्टर अचानक आगे आकर कहता है कि अगर कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है। राजा यंग उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। राजा गुस्से में पूछता है कि क्या उसे चांसलर से सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं है। राजा की बात सुनकर चांसलर तुरंत इमोशनल कार्ड खेलता है। वो कहता है कि उसने 3 पीढ़ियों के राजा की वफादारी से सेवा की है। इतना ही नहीं, एक बार पुराने राजा की जान बचाने के लिए उसने अपने सीने पर तीर तक खाया था। इसलिए उस पर शक करना उसकी वफादारी और सम्मान दोनों का अपमान है। इसी बीच जीसू कहता है कि वो उस गवर्नर वाले शहर में जाकर खुद जांच करके आया है और उसे कई ऐसे सबूत मिले हैं जो चांसलर की मिलीभगत तरफ इशारा करता है। चांसलर तुरंत पलटवार करते हुए कहता है कि उसके हिसाब से गवर्नर वाले शहर में खुद राजा गए थे, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही जीसू को कहीं और देखा था। लेकिन राजा बहुत समझदारी से जवाब देते हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि राजा किसी और का रूप धारण करके यात्रा की थी तो ये बात देशद्रोह के बराबर है। इसलिए चांसलर को अपने ऊपर एक और आरोप लगवाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद वार मिनिस्टर के 2 असिस्टेंट भी दरबार में आकर अपना जुर्म कबूल कर कहते हैं वो मानते हैं कि उन्होंने गलत काम किया है। अब राजा के लिए ये बात साफ हो जाती है कि वार मिनिस्टर भी इस साजिश में शामिल थे। राजा तुरंत वार मिनिस्टर और उसके असिस्टेंट को गिरफ्तार करने और
उनसे पूरी जांच पड़ताल करने का आदेश दे देते हैं, लेकिन चांसलर के खिलाफ अभी तक कोई सीधा और पक्का सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो फिलहाल बच जाता है। ये देखकर वाइस चांसलर राजा को एक बहुत अच्छी सलाह देता है। वो कहता है कि अब वार मिनिस्टर का पद खाली हो चुका है और इसे यूं ही खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वो पेजिंग ही नाम के एक ईमानदार और योग्य अधिकारी का नाम सजेस्ट करते हैं। वाइस चांसलर बताते हैं कि जेंगी को सिर्फ इसलिए सालों से कोई बड़ा पद नहीं दिया गया क्योंकि उसका चांसलर से मतभेद था। चांसलर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी प्रमोशन रोक रखी थी। चांसलर पहले इससे फैसले से का विरोध करते हैं, लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता और जिंगहिप को वार मिनिस्टर बनाने का फैसला कर लेता है। साथ ही राजा ये भी कह देते हैं कि अब से ऐसे लाइट नेट्स और अर्ली मॉर्निंग पॉलिटिकल मीटिंग बहुत होने वाली है। दूसरी तरफ में एग्जामिनेशन में पूरे शहर में फर्स्ट रैंक हासिल कर लेती है। उसकी सफलता से फौजी बहुत खुश हो जाती है। वो 3 दिन तक गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए फ्री फूड और फ्री मेडिसिन का इंतज़ाम करती है ताकि सब मिलकर मिंग की अचीवमेंट सेलिब्रेट कर सकें। जब फौजी के पिता ये सब करते हुए देखते हैं तो वह हैरान होकर उससे पूछते हैं कि वो इतना पैसा खर्च करके आखिर क्या कर रही है। तब फौजी बताती है कि मिंग अगले इंपीरियल एग्ज़ाम के लिए कैपिटल सिटी जाने वाली है और वो भी उसके साथ जाएगी। ये सुनकर फौजी के स्टेप मदर ड्रामा करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि घर वालों को अपनी बेटी का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फौजी के पिता इस बात के लिए तैयार नहीं होते और उसे कैपिटल सिटी भेजने से मना कर देते हैं। इसी बीच मिंग कमिश्नर ऑफिस के कुछ अधिकारियों के साथ वहां पहुंच जाती है। वो लोग एक बैनर के साथ आते हैं। वो एक सम्मान का बैनर होता है जो फौजी के पापा को मिलता है, क्योंकि मिंग ने उन लोगों को पहले ही कहा था कि वो यन फैमिली को ये बैनर दे। इतना सम्मान मिलने के कारण फौजी के पापा उसे कैपिटल सिटी जाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद मिंग अपनी उस दोस्त की कब्र पर पहुंचती है जिसने मुश्किल समय में उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जब मिंग अपनी बीमार दोस्त को कंधे पर उठा के वहाँ से भाग रही थी, तब रास्ते में उसकी दोस्त की मौत हो गई। उसी वक्त चोरों का गैंग वहाँ पहुँच गया और वो मिंग को पकड़कर उसे भी मारना चाहता था। बिल्कुल उसी समय राजा यंग का पहला तीर सीधा डाकू के एक आदमी को लगता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर यंग के सैनिक चारों तरफ से अटैक करके पूरे डाकू गैंग को खत्म कर देते हैं। मिंग भी हिम्मत नहीं हारती और चाकू उठाकर डाकू के लीडर पर हमला कर देती है। इस घटना के दौरान पहली बार मिंग और यंग की मुलाकात हुई थी। प्रेजेंट में मिंग अपनी दोस्त से वादा करती है कि मैंने तुमसे किया हुआ प्रॉमिस नहीं भूली हूँ। पिछले 10 सालों से उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है और अब वो कैपिटल सिटी जाकर मेन एग्जामिनेशन देने वाली है। उसके बाद मिंग और फ्यूजी कैपिटल सिटी के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दूसरी तरफ राजा यंग राज्य के काम में व्यस्त होते हैं। तब जीसू उसके पास आता है और कहता है कि वो उसके लिए एक खास गिफ्ट लेकर आया है। वो एग्ज़ाम का रिजल्ट देखता है। जब वो उस लिस्ट में मिंग का नाम देखता है तो वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मिंग और फौजी आखिरकार कैपिटल सिटी पहुंच जाती है। शहर की शानो शौकत देखकर दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाती है। कैपिटल सिटी पहुंचने के बाद दोनों एक गेस्ट हाउस में जाती है। इसी बीच स्टोरी का फोकस एक गैंग की तरफ चला जाता है। इस गैंग का लीडर अपने मरे हुए साथियों के लिए पूजा करता और कहता है कि उनके बहुत से योद्धा मारे गए हैं, इसलिए अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। बात ब्लैक टाइगर गैंग के लीडर से होती। उसका आदमी बताता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को किडनैप करके उनसे गुलामी के पेपर साइन करवा लिए हैं। लीडर कहता है कि अब इन लोगों को बेचकर अच्छा पैसा कमाओ। तभी पास रखे एक बड़े बॉक्स से आवाज़ आती है। एक नौकर कहता है कि शायद अंदर कोई चूहा होगा, लेकिन लीडर खुद जाकर बॉक्स खोलता है। बॉक्स के अंदर 2 छोटे बच्चे बंद होते हैं। ये देखकर लीडर खुद भी शॉक हो जाता है। वो प्यार से बच्चों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है। बच्चे सीधा उसके असिस्टेंट की तरफ इशारा कर देता है। लीडर तुरंत बच्चों से कहता है,
तुम दोनों बाहर जाओ, अच्छे से खाना खाओ, मैं बाद में तुम्हें खुद तुम्हारे घर सुरक्षित छोड़ दूंगा। दोनों बच्चे खुशी से वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही बच्चे जाते हैं, लीडर गुस्से से तलवार निकालकर अपने असिस्टेंट के गले पर रख देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि मैंने कितनी बार मना किया है कि कभी भी बच्चों को हाथ मत लगाना। असिस्टेंट डर कर कहता है कि उसने नहीं किया, शायद उसके नीचे का आदमी जिम्मेदार है, और वो उसी पर इल्ज़ाम डाल देता है। लीडर बिना और कुछ सुने उस आदमी को वहीं पर मार देता है और सबको सख्त वार्निंग देता है कि आज के बाद कभी भी किसी बच्चे को किडनैप नहीं किया जाएगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लीडर के जाने के बाद एक और आदमी असिस्टेंट से कहता है कि तुम बहुत गलत समझ रहे हो, हमारे बॉस सबको जानते हैं, आज सिर्फ वार्निंग देकर चले गए हैं, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। बॉस ने पहले भी कई बार कहा है कि बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी तरफ सीन राजा यंग पर शिफ्ट होता है। जिसू उस एरो की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि तीर पर बना हुआ फूल बहुत ही रेयर है। इस फूल का जिक्र सिर्फ पुरानी किताबों में मिलता है। पुरानी किताबों के हिसाब से इस फूल को देखते ही लोगों के अंदर नफरत और डर का एहसास पैदा होता है। इसी वजह से ये फूल गहरी दुश्मनी और बदले की निशानी माना जाता है। इसलिए जिस इंसान ने अपने हथियार पर यह निशान बनाए हैं वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। राजा यंग कहता है कि इस बात की और गहरी इन्वेस्टिगेशन करो और शहर की गलियों में जाकर सबूत इकट्ठा करो, लेकिन जीसू कहता है कि ये केस बहुत ही मुश्किल है और सिर्फ बाहर जाकर पूछताछ करने से शायद कोई खास जानकारी नहीं मिलेगी। राजा यंग कहता है कि शायद तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, इसलिए आज से मैं तुम्हें स्ट्रीट कमिश्नर का पद देता हूँ। अब इस जिम्मेदारी के साथ जाओ और पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करो। फिर राजा यंग का असिस्टेंट एक और खबर बताता है, शहर में एक अफवाह बहुत तेज़ी से फैल रही है कि जो लड़कियां इंपीरियल एग्ज़ाम पास करती, एग्ज़ाम के बाद उन्हें ज़बरदस्ती किसी क्लब या डांस हाउस में भेज दिया जाता है, जहां उनसे डांस करवाकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता है। ये अफवाह सुनते ही राजा यंग समझ जाते हैं कि शहर में जो अफवाह फैलाई जा रही है वो किसी आम इंसान का काम नहीं है। चांसलर जानबूझकर ये रूमर फैला रहा है कि जो लड़कियां इंपीरियल एग्ज़ाम देने आती है उन्हें बाद में डांस क्लब में भेज दिया जाता है। उसका असली मकसद ये है कि लड़कियां बदनामी के डर से एग्ज़ाम देना ही छोड़ दें और एग्ज़ाम सिस्टम कमज़ोर हो जाए। इसी बीच चांसलर की तरफ से राजा के लिए एक गिफ्ट आता है। गिफ्ट एक वुडन बोर्ड होता है जिसमें एक ताना मारने वाली कविता लिखी होती है। उसका मतलब होता है जो राजा अपने मिनिस्टर के प्यार में पड़ जाए वो कभी देश को अच्छे से नहीं चला सकता। चांसलर का असिस्टेंट बताता है कि चांसलर ने सिर्फ बोर्ड भेजा ही नहीं बल्कि उसे मेन हॉल में सबके सामने लटकाने को भी कहा है। जीसू उसे रोकने ही वाला होता है, लेकिन राजा यंग बिल्कुल शांत रहता है। वो कहता है कोई बात नहीं, जाकर उस बोर्ड को मेन हॉल में ही लगा दो। बोर्ड लगाने के बाद राजा उसे देखकर समझ जाता है कि चांसलर का असली प्लान क्या है। पहले एक पुराने राजा अपने मिनिस्टर के प्यार में पड़ गए थे और उस वजह से राज्य को बहुत नुकसान हुआ था। अब चांसलर उसी पुरानी कहानी का सहारा लेकर लोगों को ये दिखाना चाहता है कि राजा यंग भी सिर्फ लड़कियों के पीछे भाग रहा है। अगले दिन मिंग अपना लास्ट एग्जाम देकर बाहर आती है। रास्ते में वाइस चांसलर के स्टूडेंट जेली उसे मिलती है और उसे इंक स्टैम्प देकर कहती है कि ये लो तुम्हारा है। मिंग उसका शुक्रिया अदा करती है। इसी दौरान मिंग को भीड़ में किसी का चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। उसे एक पल के लिए लगता है कि शायद उसने किसी अपने को देखा है। फूजी पूछती है कि तुम किसे ढूंढ रही हो, लेकिन मिंग कहती है कि शायद उसे गलतफहमी हुई होगी और दोनों होटल जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर जिस एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़ा होता है तब जेली वहाँ आती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। जीसू तुरंत समझाता है कि वो किसी लड़की को देखने नहीं आया है बल्कि अपनी छोटी बहन को लेने आया है। तब पता चलता है कि जेली असल में जीसू की छोटी बहन है। वो हैरान होकर पूछती है कि आज हमेशा की तरह पापा क्यों नहीं आए। जीसू बताता है कि पापा ने कोई गलती कर दी थी और घर में ही उन्हें सज़ा दी जा रही है, इसलिए आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर दोनों साथ घर चले जाते हैं। उधर चांसलर सब स्टूडेंट की आंसर शीट
मंगवाता है बाहर से। वो बिल्कुल शांत दिख रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई नई चाल चल रही होती है। अगले दिन एग्ज़ाम का रिजल्ट लगता है। मिंग बहुत उम्मीद के साथ रिजल्ट देखने जाती है। वो बार बार अपना नाम ढूंढती है, लेकिन उसका नाम कहीं भी नहीं होता। ये देखकर मिंग के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। उसे लगता है जैसे उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट गई हो। वो बिल्कुल चुप हो जाती है और गहरे सदमे में वहाँ से बाहर आ जाती है। फूजी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि शायद कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन मिंग उदास होकर कहती है, जब लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है तो दोबारा देखकर क्या फ़ायदा। फिर फूजी उसे खाना खिलाने ले जाती है ताकि उसका मन हल्का हो सके। खाना सामने होता है, लेकिन मिंग का ध्यान कहीं और ही होता है। मिंग रोते हुए कहती है, मुझसे और इंतज़ार नहीं होगा। मैंने पहले ही अपनी ज़िंदगी के 10 साल इस सपने के लिए दे दिए हैं। अब मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो गई। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। फूजी को समझ ही नहीं आता है कि उसे कैसे तसल्ली दे। दूसरी तरफ एग्ज़ाम की आंसर शीट राजा यंग के पास पहुंचती है। पेपर पढ़ते ही राजा हैरान हो जाता है और कहता है, ये लिखने का अंदाज बिल्कुल मिंग जैसा है। ये उसी का पेपर लग रहा है। ऑफिसर बताते हैं कि ये पेपर एन नाम की लड़की का है, लेकिन राजा को यकीन नहीं होता। वो हैंडराइटिंग और लिखने का स्टाइल दोबारा देखता है और कहता है कि हैंडराइटिंग भी मिंग जैसी है और सोच भी बिल्कुल उसी की लग रही है। फिर राजा पूछता है, मिंग का आंसर पेपर कहाँ है? तब उसे बताया जाता है कि मिंग फेल हो गई थी, इसलिए उसका पेपर फाइनल सिलेक्शन के साथ राजा के पास भेजा ही नहीं गया। ये सुनकर राजा को शक हो जाता है। वो सोचता है कि हैंडराइटिंग, आइडिया और लिखने का तरीका सब एक जैसा कैसे हो सकता है। ज़रूर एग्ज़ाम में कोई बड़ी साजिश हुई है और मिंग के साथ अन्याय हुआ है। मिंग अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। अचानक कोई अनजान आदमी चुपके से रूम में घुस जाता है। वो पीछे से कपड़ा मिंग के गले में डालकर उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। कुछ ही मिनट बाद फूजी रूम में आती है। जैसी वो मुड़कर देखती है, मिंग को फंदे से लटका हुआ पाती है। फूजी जोर जोर से चिल्लाती है और होटल के लोगों को बुलाती है। अगली सुबह जब मिंग को होश आता है, फूजी रोते हुए कहती है, एग्ज़ाम पास करो या फेल, तुम मेरे लिए हमेशा मेरी मिंग ही रहोगी। चलो अपने गांव वापस चलते हैं और पहले की तरह खुशी से ज़िंदगी जीते हैं। अगर तुम सच में मर जाती तो मैं कैसे जीती? मिंग हैरान होकर कहती है, मैंने खुदकुशी नहीं की, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। अंधेरा था और वो आदमी बहुत ताकतवर था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। ये सुनकर फूजी समझ जाती है कि मामला बहुत सीरियस है। वो कहती है, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो वो दोबारा हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें तुरंत ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मिंग भी मान जाती है और दोनों किसी सुरक्षित जगह जाने का फैसला करते हैं। वो दोनों जा रहे होते तभी रास्ते में एग्जामिनेशन देने वाले लोग टॉपर का आंसर शीट पढ़ रहे होते हैं। तब मिंग एन का आंसर शीट देखती है और वो हैरान रह जाती। वो कहती है, ये आंसर तो मैंने लिखा था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सब उससे कहते हैं कि वो एग्ज़ाम में फेल होने के बाद सदमे में ऐसी बातें कर रही है। तब मिंग को पूरी सच्चाई समझ आ जाती। वो फूजी को अलग ले जाकर कहती है, मेरा आंसर चुराकर एन का नाम लिख दिया गया है, इसी वजह से मैं फेल हो गई और एन को विनर बना दिया गया। मुझे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए मेरी जान लेने की कोशिश भी की गई। फूजी गुस्से में आ जाती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तब मिंग मजबूत इरादे के साथ फैसला करती है कि वो इस अन्याय को चुपचाप नहीं सहेगी। वो कहती है, इस सच को पूरी कैपिटल सिटी के सामने लाना होगा। मैं सबको बताऊंगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। पूरी सिटी को इस करप्शन और चीटिंग के बारे में पता चलना चाहिए। इसी बीच राजा यंग भी सच जानने के लिए एग्ज़ाम ऑफिस पहुंच जाते हैं। राजा एग्ज़ाम पेपर चेक करने वाले ऑफिसर से कहते हैं, एक स्टूडेंट जो फेल हुआ है उसका मुझे आंसर शीट देखना है। दूसरी तरफ मिंग और फूजी अपनी तरफ से सच सबके सामने लाने की कोशिश करती है। मिंग एक नोटिस लिखती है जिसमें पूरा सच लिखा होता है। उसका आंसर पेपर चुराकर एन के नाम से जो सबमिट किया गया है, दोनों वो नोटिस सड़क पर उड़ा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें पढ़ सके। लोग नोटिस पढ़कर हैरान हो जाते। धीरे धीरे लोग मिंग के सपोर्ट में खड़े होने लगते हैं, लेकिन तभी चांसलर के आदमी वहां पहुंच जाते। वो सब नोटिस छीन लेते हैं और लोगों को
धमकी देते हैं कि कोई भी इस मामले में आवाज़ ना उठाए। फिर वो मिंग और फूजी को पकड़ने का ऑर्डर देते। दोनों अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशा में भाग जाती है। इसी दौरान वाइस चांसलर को भी इस पूरे मामले की खबर मिल जाती है। वो पूछता है, ये मिंग कौन है? इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकालो। उधर चांसलर को भी उसका असिस्टेंट सब कुछ बताता है। चांसलर गुस्से में कहता है, अब समझ आया है कि राजा इतने दिनों से अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रहे थे। वो किसी आम लड़की के प्यार में पड़ गए हैं और उसी को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे राजा खुद उसकी मदद करे। इस लड़की को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। इधर राजा के सामने एग्जाम पेपर की आंसर शीट होती है, जो कि भींगी और आधी मिटी हुई आंसर शीट होती है। वो लोग झूठ बोलते हैं, महाराज बारिश के पानी अंदर आ गया था। हमने पहले ही बिल्डिंग की मरम्मत के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन बजट नहीं मिला, इसी वजह से पेपर खराब हो गए। राजा तुरंत समझ जाता है कि ये सिर्फ बहाना है। वो ठंडे लेकिन सख्त अंदाज में पूछता है, अगर पेपर तुम्हारी लापरवाही की वजह से खराब हुए हैं तो बताओ तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। तब राजा का असिस्टेंट कहता है कि कानून के हिसाब से जो भी एग्जाम पेपर को नुकसान पहुंचाए उसे 30 चाबुक की सजा दी जाती है। राजा तुरंत हुक्म देते, ठीक है, अगर कानून यही कहता है तो चाबुक लेके आओ और सजा तुरंत दी जाए। फूजी भागते भागते जेली की गाड़ी तक पहुंच जाती है। जेली शॉपिंग करके गाड़ी में बैठने ही वाली होती है और फूजी उसकी गाड़ी को देखती है। दूसरी तरफ मिंग के होटल के अंदर पहुंचकर जोर जोर से सबके सामने सच बताने लगती है। वो चिल्लाकर कहती है, मेरा आंसर पेपर चुरा लिया गया, किसी और ने मेरा पेपर अपने नाम से जमा करके जीत हासिल की है और अब जब मैं सच बोल रही हूँ तो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो अपने पास बचे हुए सारे पैसे निकाल कर लोगों के सामने फेंक देती है। वहाँ लोग पैसे लेकर मिंग के साइड हो जाते हैं। इधर फूजी जेली के गाड़ी में बैठ जाती और उससे हेल्प मांगती। जेली हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती। तभी चांसलर के आदमी वहाँ पहुँच जाते और जेली की गाड़ी की तलाशी लेने लगते। जैसे ही वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाते, अचानक एक तीर तेज रफ्तार से आता और उसके हाथ को चीर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब वहाँ नैन आ जाता है। वो एक कमांडर है। नैन जोर से चिल्लाता है, सब लोग पीछे हट जाओ। उसे देखते ही चांसलर के आदमी डर के वहां से भाग जाते हैं। जेली खुशी से मुस्कुराकर कहती है, नैन तुम आ गए। नैन तुरंत पूछता है, आप ठीक तो हैं? किसी ने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई? जेली मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर कोर्ट में मिंग मजिस्ट्रेट के सामने खड़ी होकर वो जोर से कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ एग्जाम में धोखा हुआ है। मेरा आंसर पेपर चुराकर किसी और के नाम से सबमिट किया गया है। मजिस्ट्रेट पूरा मामला सुनने के बाद तुरंत कहता है, जिसका नाम एन है उसे भी तुरंत कोर्ट में बुलाया जाए। कुछ ही देर बाद एन को कोर्ट में आते हुए देखते हैं। जैसे ही मिंग उस लड़की का चेहरा देखती है वो एकदम शॉक हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।